નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં. હું કિન્નરી. દર્શક મિત્રો, મસ્તિષ્કને લગતી સમસ્યાઓ ક્યારેક અતિ ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. તેવામાં એક સમસ્યા બ્રેન એન્યુરિઝમ ક્યારેક ગંભીર જટિલતા ઊભી કરી શકે છે. તેવામાં સમજવું જરૂરી છે કે બ્રેન એન્યુરિઝમ શું છે, તેના લક્ષણો, કારણો અને ઉપચાર શું છે. આ વિશે જાણકારી આપશે ટ્રાયકલર હોસ્પિટલના નિષ્ણાત કન્સલ્ટન્ટ ન્યુરોસર્જન ડોક્ટર અક્ષય પાટીદાર. તેમની સાથે કરીશું ચર્ચા. ડોક્ટર અક્ષય, સ્વાગત છે આપનું संदेश न्यूज में. डॉक्टर अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे एन्यूरिज्म क्या होता है? ब्रेन एन्यूरिज्म बेसिकली जो दिमाग की ब्लड वेसल्स होती है, जो दिमाग को ब्लड का सप्लाई करती है, उसमें उसकी पर्टिकुलर वेसल वॉल में वीकनेस की वजह से गुब्बारे के आकार में फूल जाती है तथा ये उसकी वेसल वॉल ऑलरेडी कमज़ोर रहती है, तो उसका फटने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है और जिससे ब्रेन हेमरेज की संभावना ज़्यादा रहती है. जी सर, ये बताइए कि इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले बात की जाए तो जो रप्चर एन्यूरिज्म होता है उसके मुख्यतः लक्षण होते हैं कि थंडर क्लैप हेडेक, या फिर बोला जाए जो सामान्य भाषा में बोला जाए द वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ. मीन्स पेशेंट पर्टिकुलरली ये बोलेगा कि ये उसके जीवन का सबसे भयानक सिर दर्द है. सिर दर्द के अलावा बात की जाए तो पेशेंट बेहोशी के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, अथवा कोई वीकनेस या पैरालिसिस के साथ में भी प्रेजेंट कर सकता है, और या तो पेशेंट को कोई सीज़र या फिर कोई पर्टिकुलरली सीज़र या फिर नोजिया, वॉमिटिंग और स्टिफनेस, गर्दन में जकड़न अथवा चक्कर आना, ये बेसिक इत्यादि लक्षणों के साथ में पेशेंट रप्चर एन्यूरिज्म का प्रेजेंट कर सकता है. जबकि अनरप्चर एन्यूरिज्म बेसिकली जब एन्यूरिज्म का साइज बढ़ता है तो उसकी वजह से जो दिमाग की जो दूसरी नसें हैं उसके दबाव की वजह से या तो डिप्लोपिया, जैसे कि कोई भी वस्तु दो दिखाई देना, अथवा आईलिड का पूरी तरह से बंद हो जाना, इस प्रकार के इत्यादि लक्षण के साथ में अनरप्चर एन्यूरिज्म के लक्षण आ सकते हैं. डॉक्टर अक्षय, एन्यूरिज्म का निदान कैसे किया जाता है, ये जानना चाहेंगे. एन्यूरिज्म के लिए बेसिकली दो निदान के उपाय हैं. बात की जाए, एक तो जो ऑपरेशन द्वारा, जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से, जो ओपन सर्जरी के द्वारा जो फूली हुई नस है उसको क्लिप कर दिया जाए ताकि भविष्य में फिर से ना हो. अथवा जो बेसिकली बात की जाए तो बिना चीरे वाला ऑपरेशन की बात की जाए तो वो बेसिकली एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग के द्वारा उसका निदान भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है. बेसिकली इसमें बगैर किसी चीरे के जो तार के द्वारा दिमाग की नसों में पहुंचकर डायरेक्ट जो फूली हुई नस का जो फूला हुआ हिस्सा है उसको कॉइल के द्वारा बंद कर दिया जाता है. डॉक्टर अक्षय, यहाँ एक सवाल ये है कि क्या सभी एन्यूरिज्म के लिए उपचार की आवश्यकता है? मैं पर्टिकुलरली जो रप्चर एन्यूरिज्म है वो तो एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है. उसके लिए कि जो रप्चर एन्यूरिज्म के कोई भी लक्षण अगर मरीज में आते हैं तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना चाहिए. और उसके लिए, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन रहती है, तो जितनी जल्द अगर मरीज अस्पताल में दाखिल होकर इसका इलाज या उपचार शुरू कर जाए उतना जल्दी और उतना बेहतर रिजल्ट आने की संभावना रहती है. और जबकि अनरप्चर के केस में उसके एन्यूरिज्म की जांचों के द्वारा आगे उसके द्वारा निश्चित किया जाएगा कि मतलब इसका उपचार किया जाना चाहिए या नहीं. जी, और एन्यूरिज्म के उपचार के विकल्प क्या रहते हैं? एन्यूरिज्म के उपचार के लिए बेसिकली एक तो जो ओपन सर्जरी, जो माइक्रोस्कोपिक क्लिपिंग, या फिर जो एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग, ये दो ऑप्शन बेसिकली इसके उपचार में आते हैं. डॉक्टर अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे एन्यूरिज्म कितना जोखिम कारक है? किन परिस्थितियों में हो सकता है. तो बेसिकली बात की जाए, बढ़ती उम्र के साथ में इसके एन्यूरिज्म होने की संभावना बढ़ती जाती है, अथवा कोई इसमें अनुवांशिक या फिर बोला जाए कंजेनाइटल, या फिर बहुत सारी फैमिली में ये फैमिली हिस्ट्री के साथ में देखा गया है कि हर फैमिली हिस्ट्री के साथ में बड़ी इसकी संभावना बढ़ती है. या बात की जाए बीपी, या फिर लंबे समय तक बढ़ा हुआ बीपी या हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड बीपी,
उसमें भी इसका रिस्क बढ़ जाता है एन्यूरिज्म का। और जो स्मोकिंग, क्रॉनिक स्मोकिंग, या फिर लंबे समय से पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ जो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स को पर्टिकुलरली कमज़ोर करती है, उसकी वेसल वॉल को कमज़ोर करती है, इन सब चीज़ों में भी एन्यूरिज्म होने की संभावना बढ़ जाती है। जी डॉक्टर अक्षय, और एन्यूरिज्म से रक्तस्राव कितना जोखिम कारक है? इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, एन्यूरिज्म का जो साइज़ होता है वो पर्टिकुलरली ज़्यादा उसी के द्वारा माध्यम से हम बोल सकते हैं कि भाई ये ब्लीड करेगा या नहीं। जितना बड़ा एन्यूरिज्म होगा उतना ज़्यादा उसमें रिस्क होगा ब्लीडिंग का, है ना। और पर्टिकुलरली और बात की जाए, अगर पेशेंट का बीपी पर्टिकुलर मेंटेन नहीं है तो उसमें ज़्यादा रिस्क है ब्लीडिंग का। अगर पेशेंट को पहले से ही रप्चर हो चुका है तो उसमें फिर से रप्चर होने का खतरा दोगुना हो जाता है। साथ में अगर पेशेंट के कोई कंजेनाइटल या फिर फैमिली हिस्ट्री है, उसमें भी इसका रिस्क ज़्यादा रहता है ब्लीडिंग का खतरा होने। डॉक्टर अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे एन्यूरिज्म के उपचार के लिए कितने समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? अगर रप्चर एन्यूरिज्म के साथ में पेशेंट प्रेजेंट करता है और उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो जीसीएस जिसके द्वारा हम पेशेंट का कॉन्शियसनेस अलर्टनेस जानते हैं, वो पर्टिकुलरली स्कोर होता है। उसी के माध्यम से हम आगे निश्चित कर पाते हैं कि पेशेंट को कितना समय लगेगा रिकवरी में। अगर पेशेंट का जीसीएस लो है, 8 से कम है, तो उसमें पेशेंट की मृत्यु की संभावना ज़्यादा रहती है। लगभग बेसिकली नॉर्मल बात की जाए तो 40 से 50% मृत्यु की संभावना जीसीएस लेस देन 8 में रहती है। और बाकी अगर हॉस्पिटलाइजेशन की बात की जाए तो वो 3 से 4 हफ्तों में पेशेंट उपचार के बाद में रिकवर होने की संभावना रहती है। जी डॉक्टर अक्षय, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि लंबे समय से सरदर्द हो तो एन्यूरिज्म हो सकता है क्या? एन्यूरिज्म के साथ में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो एसोसिएटेड हेडेक रहता है वो रहता है कि वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, ठीक है। जो पेशेंट खुद ही स्वयं से बोलता है कि ये तो सबसे उसके सिर दर्द बहुत भयानक है, और काफ़ी उससे भयानक सिर दर्द उसने कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। बेसिकली थंडर क्लैप हेडेक, जो बेसिकली सिर के ऊपर बिजली गिर जाना, इस प्रकार का हेडेक होता है। जो नॉर्मल सिर दर्द होता है वो बेसिकली दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है, अमूमन दवाइयों से, नॉर्मल दवाई लेने से कंट्रोल हो जाता है। जो नॉर्मल सिर दर्द होता है उसमें गर्दन की जकड़न या उसके साथ में कोई सीजर, कन्वल्जन, ये यूजुअली एसोसिएटेड नहीं होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम एन्यूरिज्म में देखा गया है कि ये चीज़ें भी एसोसिएट होती रहती है। एन्यूरिज्म का जो हेडेक होता है वो उसको ऐसे ही बोला जाता है कि वर्स्ट हेडेक ऑफ पर्सनस लाइफ, और थंडर क्लैप हेडेक। अच्छा, मतलब कि पेशेंट खुद ही बोलेगा कि उसके सिर पे बिजली गिर गई ऐसा दर्द हो रहा है, भयानक दर्द होता है, जो कि नॉर्मल सिर दर्द से काफ़ी अलग होता है। जी, और एन्यूरिज्म से बचने के उपाय क्या है? एन्यूरिज्म से बचने के लिए इसके जो रिस्क फैक्टर, बेसिकली जो मैंने पहले बताया कि बढ़ा हुआ बीपी, या तो बढ़ा हुआ बीपी जो मतलब कि बीपी कंट्रोल करना, अथवा जो कोई पर्सन जो क्रॉनिक स्मोकर है, अगर वो स्मोकिंग छोड़ देता है तो उससे एन्यूरिज्म का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अगर कोई लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है तो उसको अल्कोहल लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए। अच्छा, जो डेली रूटीन जो अपना होता है उसमें एक्टिवनेस, फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करना है, ताकि जो वेसल वॉल जो डिजीज़ रहती है जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, उसकी संभावना कम हो और उससे अल्टीमेटली एन्यूरिज्म की संभावना कम हो। डॉक्टर अक्षय, यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे एन्यूरिज्म का डायग्नोज कैसे होता है? एन्यूरिज्म को डायग्नोज करने के लिए बेसिकली हमारे पास MR एंजियो अथवा CT एंजियो का ऑप्शन रहता है। और जो इसके गोल्ड स्टैंडर्ड जो बात करी जाए तो जो DSA, जो डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी जो होती है, दिमाग की एंजियोग्राफी होती है, जिसमें तार डाल के डायरेक्ट दिमाग की जो सारी वेसल्स है उसका अध्ययन करके फिर उससे बारीकी से पता लग जाएगा कि एन्यूरिज्म का शेप क्या है, साइज़ क्या है, उसके रप्चर या अनरप्चर होने की कितनी क्या संभावना है, उससे टोटल एनाटॉमी डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी से। बिल्कुल डॉक्टर अक्षय, एन्यूरिज्म की अगर बात कर रहे हैं, एन्यूरिज्म में तुरंत निदान क्या ज़रूरी है? रप्चर एन्यूरिज्म में मरीज को तुरंत उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता रहती है।
क्योंकि जितना देरी अगर वो उसके उपचार लेने में करेंगे उतना उसके बचने की मरीज के बचने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। जी, और एन्यूरिज्म का रिकवरी टाइम कितना है ये जानना चाहेंगे। रप्चर एन्यूरिज्म के केस में बात की जाए तो पेशेंट किस अवस्था में हॉस्पिटलाइज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि मरीज़ की रिकवरी कैसे होगी। पर्टिकुलरली बात की जाए तो जीसीएस के द्वारा हम मरीज़ का अलर्टनेस या कॉन्शियसनेस लेवल चेक करते हैं। तो जीसीएस लेस देन 8 के कंडीशन में मरीज़ की रिकवरी काफ़ी लंबा समय ले लेती है। अमोनियम 1 महीने या 2 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी दूसरी केसेस में बात की जाए तो 3 से 4 हफ्तों में मरीज़ अपनी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसमें आ सकता है, अगर समय पे उपचार वो लेता है। डॉक्टर अक्षय, ये बताइए ट्राइकलर हॉस्पिटल में उपचार के लिए क्या विशेष सुविधाएं हैं? एन्यूरिज्म के उपचार की बात की जाए तो उसके लिए बेसिकली जो आईसीयू मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो ट्राई कलर में पर्टिकुलरली 2 आईसीयू डेडिकेटेड आईसीयू सेटअप है तथा वहाँ पे माइक्रोस्कोप भी उपलब्ध है जो कि माइक्रोस्कोपिक सर्जरी में भी गाइड करता है और साथ में एडवांस कैथ लैब भी है जिसके द्वारा जो न्यूरो इंटरवेंशन एंडोवेस्कुलर सारे प्रोसीजर वहाँ पर की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है। डॉक्टर अक्षय, एन्यूरिज्म से बचने के लिए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि लोग अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। बीपी वगैरह अगर बीपी की समस्या है तो अपने निकटतम फिजिशियन से ओपिनियन ले तथा उसकी दवाइयाँ ले। मिक्स डाइट अपने जीवन शैली में सुधार करें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी करें तथा अगर एन्यूरिज्म के लक्षण अगर आते हैं तो तुरंत अपने निकटतम जो भी अस्पताल में उस पर संपर्क करें। डॉक्टर अक्षय, आप हमारे साथ संदेश न्यूज पर जुड़े और हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शक મિત્રો, આજે આપણે જાણકારી મેળવી બ્રેન એન્યુરિઝમ અને તેની સારવાર વિશે। ફરી મળીશું કોઈ નવા વિષયની ચર્ચા સાથે। ત્યાં સુધી મને આપશો રજા। નમસ્કાર।